नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज न्याय की अवधारणा। बच्चों, आज हम न्याय की अवधारणा में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि न्याय के संबंध में यूनानी विचारकों की क्या अवधारणा है, उदारवादी न्याय के संबंध में क्या कहते हैं, मार्क्सवादियों की क्या धारणा है न्याय के संबंध में, न्याय की परिभाषा को हम जानेंगे, न्याय का स्वरूप, विशेष लक्षण क्या है उसको हम जानेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत न्याय के कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं को हम जानने का प्रयास करेंगे बच्चों इस अध्याय में। और वितरणात्मक न्याय क्या है और वितरणात्मक न्याय की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय का क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है, वह हम जानने का प्रयास करेंगे। न्याय का नारीवादी दृष्टिकोण क्या है, भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए कुछ विशेष कदम क्या हैं, और न्याय का उपेक्षित वर्गवादी दृष्टिकोण क्या है। इन सभी दृष्टिकोणों का हम विस्तृत रूप से बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि न्याय शब्द जो है वो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों, हम जिस समाज में और जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ हम भाईचारे से, बंधुता से रहते हैं और सभी तरह के अधिकार हमें उस समाज में, उस वातावरण में हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके आधार पर हमारे साथ अन्याय बरता जाता है। तो हम उस अन्याय को न्याय में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, या इस न्याय से संबंधित अवधारणा में विभिन्न प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के क्या मंतव्य हैं और विभिन्न पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के क्या मंतव्य हैं, जिनमें हम उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणा को हम साथ में लेकर के चलेंगे। इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम समाज में रहकर हम न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, न्याय की अवधारणा प्रारंभ से ही हमारे चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय बनी रही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में न्याय को धर्म का पर्याय माना गया है। धर्म का पर्याय इसलिए माना गया है बच्चों कि यहाँ पे धर्म शब्द जो है किसी विशेष प्रकार के पंथ को लेकर के नहीं है। धर्म सिर्फ एक जीवन पद्धति को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है कि धर्म है एक जीवन पद्धति जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं। इसी को न्याय माना गया है, जिसमें हम बात कर सकते हैं मनु की मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति आदि विद्वानों की विभिन्न रचनाओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। और जो विवाह, पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, संपत्ति के बंटवारे, फौजदारी विवाद से संबंध रखती हैं और धर्मशास्त्रों की श्रेणी में आती हैं। बच्चों, पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा की है। उसके अनुसार समाज के विभिन्न वर्ग कौन से? उत्पादक वर्ग जो उत्पादन के कार्यों में होते हैं, श्रमिक वर्ग जो श्रम करते हैं, मजदूर होते हैं, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के बीच में जब पूर्ण संतुलन कायम हो जाता है तब समाज में न्याय की स्थापना होती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि प्लेटो ये कहता है कि ये जो वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग, सैनिक वर्ग या शासक वर्ग, इन तीनों के बीच में जब सामंजस्य स्थापित हो जाता है तब समाज में न्याय की स्थापना स्वयं हो जाती है। आधुनिक युग में उदारवादियों और मार्क्सवादियों ने अपने अपने ढंग से न्याय की व्याख्या की है, जिसको हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि न्याय के संबंध में यूनानी विचारकों की क्या अवधारणा है। बच्चों, प्लेटो एक यूनानी विचारक है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया है और सबसे पहले उसने न्याय संबंधी कई प्रचलित धारणाओं पर विचार किया, जैसे कि सच बोलना, सत्य बोलना, कर्ज लौटाना, हमने किसी से कर्ज लिया है, उधार लिया है तो उसे लौटाना, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना और शत्रुओं के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। प्लेटो कहता है कि यही न्याय है। उसने इस कथन की भी समीक्षा की है बच्चों कि जो शक्तिशाली चाहे वही न्याय है। प्लेटो ये कहता है जो समाज में शक्तिशाली वर्ग होता है और वो जो चीज चाहता है या वो जो कार्य करना चाहता है वही न्याय होता है। लेकिन यदि हम उसको वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो इसे हम न्याय बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। न्याय उसे कहेंगे जो उपेक्षित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको वे सब कुछ उपलब्ध कराया जाए जो उसके
लिए प्रमुख है, जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसके लिए जरूरी है, वही न्याय होता है। प्लेटो ने इन सभी सिद्धांतों को नकार दिया और यह कहा बच्चों कि न्याय का सिद्धांत किन्हीं श्रेष्ठ आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। प्लेटो खुद कहता है कि न्याय क्या होना चाहिए, न्याय श्रेष्ठ सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। न्याय सिर्फ कला नहीं है जो हमें चालाकी सिखाए, न्याय कोई आर्ट नहीं है जो हमें क्या सिखाए कि चीटिंग करना सिखाए या चालाकी करना सिखाए। न्याय इसको हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। प्लेटो के अनुसार हर व्यक्ति की समाज में एक विशिष्ट भूमिका होती है, एक विशिष्ट रोल होता है उसका, एक स्पेशल भूमिका होती है उसकी, और न्याय का सिद्धांत कर्तव्यों के ठीक ढंग से निर्वाह पर बल देता है। प्लेटो कहता है कि समाज में रहने वाला हर एक तबका, हर एक वर्ग यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है, सच्चाई से करता है, तो वह क्या कहलाएगा, वह न्याय कहलाएगा। समाज में दो तरह की खराबियां मौजूद है, दो तरह की खराबियों को इंगित करते हुए कहता है कि पहली है कि जो लोग दूसरों को रास्ता दिखलाने का दावा करते हैं वे स्वयं बड़े अज्ञानी होते हैं, जो कहते हैं कि यहाँ यह आपके लिए हितकारी है, ये आपके लिए अहितकारी है। जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं या रास्ता दिखाते हैं वे खुद ही अज्ञानी कहलाते हैं। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि समाज में राजनीतिक स्वार्थ और कलह मौजूद है। निश्चित रूप से प्लेटो जिस समय की बात करता है उस समय भी राजनीतिक स्वार्थ और कलह मौजूद था, और आज हम वर्तमान को भी देखें तब भी आज राजनीतिक स्वार्थ और कलह हमारे चारों ओर जो है विद्यमान है। इन दोनों खराबियों से छुटकारा पाने के लिए न्याय की स्थापना जरूरी है, यानी कि आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार न्यायपूर्ण व्यवस्था उसे कहेंगे जिसमें दो बातें पाई जाती हैं, मतलब दो बातों की महत्ता होनी चाहिए। जहां न्याय होता है वहां दो बातें होती हैं। सबसे पहले बात आती है बच्चों विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन। बच्चों न्याय की अवधारणा में विशेषज्ञता का क्या अर्थ है कि प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। राज्य क्या होता है, व्यक्ति का वृहत रूप होता है। व्यक्ति के तीन प्रधान अंग होते हैं, कौन से, बुद्धि जिसका निवास स्थान किसमें होता है, मस्तिष्क में होता है। साहस अथवा ओज जिसका निवास स्थान कहाँ होता है, हृदय में होता है। इच्छा तथा क्षुधा जो उदर में निवास करती है। साहस और इच्छा की उपमा उन दो घोड़ों से की जाती है जिन्हें सारथी बुद्धि या विवेक अपने वश में रखता है। जब तक बुद्धि उनकी गुरु नहीं बन जाती तब तक ये दो घोड़े उचित अनुचित को नहीं जान पाएंगे। और व्यक्ति के मामले में जो स्थान बुद्धि, साहस और इच्छा का है राज्य में, उसी से मिलते जुलते ये तीन वर्ग बताए हैं। सबसे पहला वर्ग उसने बताया है शासक वर्ग यानी रूलर्स, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों के अपने अपने अलग कार्य होते हैं। शासक वर्ग का कार्य होता है कि वह अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने चातुर्यता के आधार पर क्या करे, अपने प्रजा का के ऊपर शासन करे। और सैनिक वर्ग का कार्य होता है कि साहस के माध्यम से वह उस राज्य विशेष की रक्षा करे। और उत्पादक वर्ग का कार्य होता है कि उस राज्य विशेष में रहने वाले लोगों के पेट को भरे, यानी उनके लिए वस्तुओं को उपलब्ध कराए। इन तीनों वर्गों के अपने अपने अलग कार्य हैं। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, यानी कर्तव्य इन सभी कार्यों को वे निष्ठापूर्वक करते हैं, तो समाज में सुख शांति अपने आप ही कायम हो जाएगी। कहीं पर किसी प्रकार का कलह क्लेश यानी कि नहीं होगा। परंतु राज्य के संदर्भ में न्याय का अर्थ यह है बच्चों कि उत्पादक वर्ग संयम से काम ले और केवल अपना पेट भरने की ना सोचे। सैनिक वर्ग बिना वजह लड़ाई ना करे और उत्पादक वर्ग को संरक्षण दे। और शासक वर्ग जन कल्याण के लिए कभी न समाप्त होने वाली अभिलाषा बनकर रहे। इसके अतिरिक्त संतोष तो तभी प्राप्त होगा विद्यार्थियों कि जब बुद्धि का शासन होगा। अर्थात प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन किया है। गीता में जिसे स्वयं धर्म का पालन कहा है, कुछ वैसे ही बातें प्लेटो ने भी कही हैं। और गीता में कहा गया है कि तुम वही करो जो तुम्हारा स्वाभाविक और सहज प्राप्त धर्म है। मतलब जिस व्यक्ति का जो धर्म है, जो स्वभाव है, उसको वह करना ही क्या है कहलाएगा, धर्म है, धर्म कहलाएगा। अर्थात धर्म ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। अर्थात हर व्यक्ति को यह समझना होगा विद्यार्थियों कि मेरी वृत्ति के अनुकूल और अनुरूप क्या है। मतलब मेरी वृत्ति, मैं एक व्यक्ति विशेष के रूप में हूं, मैं क्या कर सकता हूं समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए,
वो कार्य करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। और वो कार्य अनुचित नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों, वो कार्य होना चाहिए उचित। उचित कार्यों को करना और अपनी वृत्ति को पहचानते हुए वह कार्य करना ही न्याय कहलाता है। तो इसमें बात आती है विशेषज्ञता की, अर्थात स्पेशलाइजेशन की, कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड है, अगर वह उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक करता है तो निश्चित रूप से समाज में क्या विद्यमान होगा, न्याय ही विद्यमान होगा। अब दूसरी बात प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि सामंजस्य या समरसता, हार्मनी, इसके लिए ये जरूरी है विद्यार्थियों कि शासक वर्ग स्वयं को निजी स्वार्थों से ऊपर रखे। शासक वर्ग जो होता है, ये राजा जो होता है या सरकार जो होती है, वो निजी स्वार्थों से हमेशा ऊपर रहे। क्यों ऊपर रहे विद्यार्थियों, इसलिए ऊपर रहे जिससे कि वह प्रजा के ऊपर शासन कर सके, प्रजा के लिए उचित व्यवस्थाएं कर सके, कल्याणकारी कार्य कर सके। प्लेटो ने दार्शनिक शासक की कल्पना की है और दार्शनिक राजा का अपना कोई निजी परिवार भी नहीं होता है। फिलोसोफर किंग की पिछले अध्यायों में, पिछले वीडियोस में मैंने आपको उसके फिलोसोफर किंग के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें बताया गया है कि ऐसा राजा होना चाहिए जिसका कोई अपना निजी परिवार नहीं होता, उसके कोई निजी स्वार्थ नहीं होते हैं। शासक वर्ग में शामिल अन्य लोगों को भी निजी परिवार बसाने का कोई अधिकार नहीं होता। शासक वर्ग में, यानी कि शासक वर्ग के जो मंत्री होते हैं, अमात्य होते हैं, जितने भी पूरा मंत्रिमंडल जो भी होता है, उनके भी कोई निजी परिवार नहीं होंगे, तभी वह जाकर के देश के लिए, देश के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। उन्हें तो समूचे समाज को ही अपना परिवार मानना होगा। जो जिस समाज में, जिस राज्य में वह राज्य शासन कर रहा है, जिस समाज में या जिस राज्य में वह शासक राज्य कर रहा है, शासन कर रहा है, तो उस समाज में उसके स्वयं के और स्वयं के पूरे मंत्रिमंडल के कोई भी परिवार नहीं होंगे और उस पूरे राज्य को ही उसने क्या मानना होगा, परिवार मानना होगा। अरस्तु ने भी राज्य के कुछ नैतिक लक्ष्यों पर प्रकाश डाला है। अरस्तु भी यूनानी विचारक हैं और वो भी ये कहते हैं कि नैतिक लक्ष्य सर्वोत्तम होने चाहिए। उन्होंने वितरणात्मक न्याय की बात की है और आनुपातिक समानता की भी बात की है, अर्थात पुरस्कार या दंड देते समय लोगों की योग्यता और उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अरस्तु ऐसा कहते हैं, समान लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, तभी राज्य में, समाज में न्याय स्थापित हो पाएगा। जैसे कि यदि बांसुरियां बांटी जाएं तो निश्चय ही वे उन लोगों को ही दी जानी चाहिए जो बांसुरी बजाना जानते हो। अरस्तु कहते हैं कि बांसुरियां हम अगर उन बेसुरों को, जिनको बजानी नहीं आती है, अगर उनको देंगे तो वो बेसुरा ही बजाएंगी, और जिन लोगों को बांसुरी बजाना आता है यदि उनको बांसुरियां बांटी जाएंगी तो निश्चित रूप से वे बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाएंगे। तो इसका क्या तात्पर्य है कि समाज में उन लोगों को वही कार्य करने चाहिए जो उनके लिए, जो उनको पसंद है, जो उनके लिए, जो वे कार्य कर सकते हैं, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं, और समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा यानी शासन के द्वारा उनको वो चीजें उनको उपलब्ध करानी चाहिए जिसके लिए वो योग्य हैं। अर्थात जो योग्य हैं उनको वो सब चीजें प्राप्त होनी चाहिए, तभी समाज में, शासन में न्याय स्थापित हो सकता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, शासन के अधिकार भी उन्हीं को मिलने चाहिए जो शासन करने की क्षमता रखते हों। हर व्यक्ति केवल वह कार्य करे जिसके लिए वह सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यहाँ यह उल्लेखनीय है विद्यार्थियों कि एथेंस या अन्य यूनानी राज्यों में गुलामों, विदेशियों, महिलाओं को नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं थे। अरस्तु ने इस व्यवस्था को दोषपूर्ण नहीं माना। वो इसलिए नहीं माना क्योंकि वो कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि गुलाम, विदेशी और महिलाएं वो किसी भी तरीके से शासन के कार्यों में भागीदार नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इस प्रकार की योग्यता नहीं होती है कि वे शासन के कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकें, सहभागी हो सकें। अर्थात वे यथापूर्व स्थिति का समर्थक होता था। कौन समर्थक था यथापूर्व स्थिति का? अरस्तु के बारे में बताया जा रहा है। और परंतु उसने प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत का विरोध किया। जैसा कि प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा का कोई निजी परिवार नहीं होगा, उसका जो मंत्रिमंडल होगा उसका भी कोई निजी परिवार नहीं होगा। इस प्रकार के विचार का अरस्तु विरोध करते हैं। उसके मतानुसार एक अच्छा राज्य उसे कहेंगे जिसमें कानून का शासन पाया जाए, रूल ऑफ लॉ पाया जाए, किसी एक व्यक्ति का नहीं। मतलब कानून का शासन क्या होता है? कानून का शासन होता है कि कानून के सामने समक्ष जो है सभी लोग
समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो योग्य होगा उसको वह वस्तु जो है उपलब्ध कराई जाएगी। और इस आधार पर वो कहते हैं कि जिस शासन में कानून का शासन होगा वह शासन ही न्यायपूर्ण शासन कहलाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी यूनानी विचारधारा क्या कहती है कि न्याय क्या होता है, जिसमें हमने प्लेटो और अरस्तु के विचारों को पढ़ा, प्लेटो के दार्शनिक राजा के विचारों को पढ़ा और उसने ये बताया कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं विशेषज्ञता और सामंजस्य के माध्यम से, समरसता के माध्यम से न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बात में अरस्तु कहते हैं कि जो योग्य है उसी को वो वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए, तभी न्याय कहलाएगा। और उन्होंने वितरणात्मक न्याय की बात करी है, आनुपातिक समानता की बात करी है। इसी के साथ ही बच्चों ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।